नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल लीजन एमी कार्नर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एक हिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैदिक काल। आज हमारी वैदिक पीरियड की बात होगी, वैदिक काल की बात हम करेंगे आपसे दोस्तों। वैदिक काल को जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट है ऋग्वैदिक काल और एक है वैदिक काल। लेकिन इसके पहले ये काल किसका है? आपको ये प्रश्न उठता है कि ये काल किसका है, ये इस काल में कौन लोग थे? तो आपको जी हाँ दोस्तों बता दें, ये काल था आर्यों का। यहाँ पर एक शब्द मिलता है आर्य। तो आर्य क्या है, पहले यही प्रश्न हमारे लिए उठता है कि आर्य है क्या। देखिए दोस्तों, पहले आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी एक ऐसी प्रजाति जो अन्य प्रजातियों से अपने आप को श्रेष्ठ बताती है, वही आर्य कहलाए। तो प्रश्न उठता है कि ये क्या भारत में ही पैदा हुए या कहीं बाहर से आए? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई लोगों के कई मत हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो एक विद्वान है मैक्स मुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका अक्सर नाम पूछा जाता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जी कहते हैं कि ये मध्य एशिया की तरफ से आए। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इमेज, आप इस इमेज में देखें। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो मैक्स मुलर साहब हैं वो कहते हैं कि जो ये आर्य थे वो आए हैं मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया, यानी जो मिडिल एशिया का हिस्सा है वहाँ से आ रहे हैं। जबकि हमारे भारतीय विद्वान इस विचार का खंडन करते हुए आते हैं। इसमें दो वर्ग बढ़ गए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये यहीं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक विद्वान कहते हैं कि जो द्रविड़ शैली थी वहीं से ये आर्यों की उत्पत्ति हुई है। जबकि दूसरा कुछ विद्वान ये कहते हैं, जो भारतीय हैं, कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। उत्तरी ध्रुव से ऐसा मानने वाले भारत के नेशनल मोमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये मानते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। किताब का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। उन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक का नाम महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए और बताएं कि अगर देखा जाए तो एक विचारक है मैकडोनाल्ड जी कहते हैं कि ये ऑस्ट्रो हंगरी के क्षेत्र से आए हुए हैं। लेकिन वहीं पर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। सप्त सिंधु प्रदेश, यानी ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था जिसकी हमने बात की, वहीं से इनका उद्भव है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विचारक पेंका आते हैं, प्रोफेसर पेंका कहते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति जर्मनी से हुई है। दयानंद सरस्वती, आपको बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए 19वीं सदी में हमारे यहाँ, दयानंद सरस्वती। इनका मानना है कि आर्य जो थे ये तिब्बत से आए थे। आर्य जो थे वो तिब्बत से, गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। कहाँ से? दक्षिणी रूस से। देखिए दोस्तों, जितने भी हमने विचारक आपको यहाँ पे बताएं वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनको आपको याद होना चाहिए वो है एक मैक्स मुलर का क्या मानना था? ये मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अन्य अविनाश चंद्र जो दास थे उनका मानना था कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। दयानंद सरस्वती, इनका मानना था ये तिब्बत से आए हैं। ये जितने नाम हमने बताए आपको, दोबारा ये आपको याद होने चाहिए। यानी हम बात किए आर्य क्या थे, हमने आपको बताया कि आर्य क्या थे, आर्य का अर्थ क्या है। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ये एक प्रजाति थी जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। तो जो आर्य संस्कृति भारत में आई कैसी? तो ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्वान, जैसा कि हमने बताया था कि सिंधु का पतन कैसे हुआ, तो उसमें एक विचारधारा कहती थी कि आर्यों
के आक्रमण के कारण जिस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता हुआ करती थी, ये सिंधु सभ्यता और आर्यन के क्षेत्र दिख रहा है आपको मैप में, सतलुज, चिनाब और यानी झेलम और जो सिंधु का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आर्य भी पहले आए और यहीं पे हड़प्पावासी का विनाश भी होता है। इसीलिए मार्टिनल व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, उसके बाद हड़प्पा का विनाश हुआ और आर्य अपने आप को स्थापित कर लिए। ये मार्टिन व्हीलर कहते हैं और उन्हीं के अनुसार अगर बात किया जाए तो बात ये निकलती है कि यहाँ पर आर्यों ने एक आक्रमण किया, तो जिस क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण किया सबसे पहले उसी क्षेत्र में वो बस गए। वो क्षेत्र कौन सा था? वो क्षेत्र मैप में आपको दिख रहा है और जो ग्रीन कलर की आपको एक रिवर दिख रही है ये है सरस्वती नदी, वैदिक सरस्वती नदी। ये जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, उसी नदी को ये मानते थे और इसी सरस्वती नदी को ये नदीतमा कहा करते थे। यानी नदीतमा का अर्थ है सभी नदियों में श्रेष्ठ, सभी नदियों में श्रेष्ठ। तो इतनी चीज़ें उनके आने की संदर्भ में थी। लेकिन अब जब वैदिक संस्कृति हमारे यहाँ स्थापित हुई तो उन्हें हम वैदिक संस्कृति को अपने अध्ययन के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहली संस्कृति, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक संस्कृति है। और यहाँ पर जो अपनी वैदिक काल है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है, इसकी अगर हम आपसे बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे ये है 1500 से लेकर 1000 BC तक। कौन सा? ये है ऋग्वैदिक काल का। दूसरा जो उत्तर वैदिक का जो काल है, उत्तर वैदिक का जो काल है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक होता है। जब तक आप देखेंगे 600 BC महाजनपदों का उदय नहीं हो जाता तब तक ये उत्तर वैदिक काल चलता है। यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? यहाँ पे जो समाज था, समाज में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं, उसकी हम आपसे चर्चा करते हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस समय वर्चस्व पे थी और जिसकी वजह से एक संस्कृति का रूप लिया? तो आप देखेंगे इस समय ये जो समाज था, ये समाज वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। इस समाज में इसी समय वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। अगर देखा जाए यहाँ के समाज में जो समाज था, समाज में हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो रहा है। यानी अब वर्ण व्यवस्था किस फेज में था? अपने स्टार्टिंग फेज में था। अगर स्टार्टिंग फेज में था तो उसका सबसे उदार रूप आप देखेंगे। कौन सा रूप देखेंगे? उदार रूप देखने का अर्थ ये है कि ऐसे वर्ण व्यवस्था में भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी चीज़ें नहीं थी। यानी जात के आधार पर शोषण नहीं होता था। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ये उस समय नहीं था। एक्सप्लॉयटेशन यानी अस्पृश्यता और शोषण जो होता है वो इस समय नहीं था। और इस समय भी अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फेज में भी जब स्टार्ट हो रही थी वर्ण व्यवस्था तो ये 4 भागों में बटी हुई थी। कौन से 4 भाग थे? एक था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये इस अभी भी 4 भागों में बटी थी। लेकिन ये विभाजन जाति के आधार पर न होकर इस समय ये विभाजन कर्म के आधार पर था। हम अभी बात कर रहे हैं आपसे उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में, ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में। उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे आगे। जो चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं ये और भी प्रगाढ़ होती चली जाएंगी, इनमें दुर्गुण आते चले जाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे। और यही वो क्षेत्र है यहाँ का समाज जो होता है। ये समाज इस समय जो समाज में अभी आपने देखा था कि हड़प्पा में समाज मात्र सत्तात्मक था। हमने बताया था कि यहाँ पे जो मालिक हुआ करते थे, माताएं हुआ करते थे, लेडी। लेकिन जैसे ही वैदिक संस्कृति इन पर हावी होती है, इस क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पे जो समाज होता है वो प्रतिसत्तात्मक होता है। एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ हड़प्पा में श्रेष्ठ बताई गई है हड़प्पा काल में, उसे आर्य लोग बुरा मानेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दें, हड़प्पावासी लिंग की पूजा किया करते थे और यहाँ पे जैसे ऋग्वैदिक काल आएगा तो ऋग्वैदिक काल में लिंग की पूजा को बुरा बताया गया है, लिंग की पूजा को दोषयुक्त बताया गया है। यही रीजन है कि इस समय शिव की महत्ता उतनी नहीं होगी जितनी उत्तर वैदिक काल के बाद वाले पीरियड में आएगी या गुप्ता काल में आएगी। आप देखेंगे यहाँ पर
कुछ विवाह की भी प्रथाएं थी। हमने बताया कि जैसे समाज में था, तो समाज में अभी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, यानी बाल्यावस्था में विवाह नहीं होते थे। विवाह जो हुआ करते थे वो खास करके किशोरावस्था के बाद, यानी जब यौनावस्था आती थी, यानी 25 साल की आयु, यानी 20 से प्लस में ही इनकी शादी की आयु थी। इसके लिए आप देखेंगे तो इन्होंने कई संस्कार बताए थे, और खास करके और एक आश्रम की व्यवस्था यहाँ पे आपने सुना होगा, यहाँ पे आपने एक आश्रम की व्यवस्था सुना होगा जिसमें गृहस्थ आश्रम एक आता है। जो गृहस्थ आश्रम में था, इसी में शादी की जाती थी, इसी में विवाह जैसी परंपराएं शुरू होती थी। इसके पहले 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम था। इसकी बात हम अभी आपसे बाद में करेंगे, लेकिन पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं समाज की, समाज में और क्या था ऐसा जिसे आपको जानना यहाँ महत्वपूर्ण है। समाज में देखेंगे जो स्त्रियाँ थी, जो लेडीज थी, इनकी स्थिति, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। अब तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो, अगर जो एंशियंट काल था, जो प्राचीन इतिहास था, उस प्राचीन इतिहास में स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी ऋग्वैदिक काल में ही थी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो श्लोकों की रचना कर रही हैं, जो मंत्रों की रचना आगे बढ़कर कर रही हैं। दूसरी चीज और देखेंगे क्या, महिलाओं का जो एम्पावरमेंट था, उनके पास राइट बहुत ज़्यादा थे, अधिकार बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो मंत्रों में भाग लेने का हो, चाहे वो पूजा करने का हो, चाहे सभा या समितियों में योगदान देने का हो, हर जगह आप देखेंगे इनका योगदान बहुत था। हमने आपको पहले बताया कि जो बाल विवाह नहीं था, ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही प्लस चीज थी। दूसरी चीज अगर आपको बात करें यहाँ पे, तो विवाह के 2 रूप हमारे सामने आते हैं। एक था अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह था, ये शुद्ध विवाह माना जाता था। इसमें एक, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको पहले बताया, अनुलोम विवाह की हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि 4 वर्गों में हमारा समाज बटा था। इन 4 वर्गों में एक हायरार्की थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद जो अगला वर्ग था वो क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र था। अगर शूद्र की कन्या चाहे वैश्य के साथ शादी करे, चाहे क्षत्रिय के साथ, चाहे ब्राह्मण के साथ, तो ये उचित विवाह माना जाता था, जिसे अनुलोम विवाह का संज्ञा दिया जाता है। यानी अपने से नीचे के कास्ट में अगर लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो अनुलोम विवाह का एक प्रकार था। यानी कोई भी अगर वैश्य, अब फिर यहाँ पे अगर वैश्य की बात करें, वैश्य अगर वैश्य लड़की क्षत्रिय से शादी कर ले या ब्राह्मण से शादी कर ले, तो ये कैसा विवाह था? अनुलोम। और क्षत्रिय अगर ब्राह्मण से कर ले तो अनुलोम। लेकिन ऐसे ही क्रम जैसे पलट जाए कि अगर क्षत्रिय की लड़की किसी वैश्य से शादी कर ले या शूद्र से शादी कर ले तो यह प्रतिलोम था। यानी ये क्रम पलट रहा था, अपने से नीचे की क्रम में लड़की अगर जा रही है, अपने से जो लड़की है, जो लेडीज हैं, ये अपने से नीचे के क्रम में अगर जा रही हैं तो ये प्रतिलोम विवाह था, और अपने से ऊंचे वर्ण में जा रही हैं तो ये अनुलोम विवाह का एक प्रकार था। बातें यहाँ तक अगर स्पष्ट हों तो यहाँ से आगे चलें। देखिए, इसी समय समाज में जो राजनीतिक सत्ता थी, जो राजनीतिक पावर थी, अच्छा जी हाँ दोस्तों, अब तक थोड़ी पीपीटी आपको दिखा दे, उसके बाद हम आपसे अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात करेंगे। आइए, ये आप देख रहे हैं, एक इमेज दिख रही है, ये आर्य हैं। ये कौन है? ये आर्य है, और ये है हड़प्पावासी। ये किनके विचारधारा को सपोर्ट करते हुए आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये विचारधारा को मार्टिन व्हीलर की विचारधारा को सपोर्ट करते हुए आ रहा है, जो ये कहते हैं कि हड़प्पावासियों का अंत जो हुआ वो किसने किया? आर्यों ने। आर्य देखेंगे, आर्य के पास क्या है? आर्य के पास घोड़े हैं, आर्य के पास धनुष है, तीर है, जिससे वो दूर से ही शिकार कर सकते हैं। लेकिन जो अपने हड़प्पावासी हैं, इनके पास मोटे हथियार हैं, बर्छी हैं, भाले हैं, जिनकी वजह से दूर तक शिकार नहीं कर सकते, या दूर से, इसलिए ये युद्ध में पराजित हुए, युद्ध में हार गए, और जीतने वाले कौन थे? आर्य थे। और कुछ जो हड़प्पावासी थे, इन्हें लोगों ने गुलाम बना लिया, जिन्हें उन्होंने नाम दिया बाद में अनार्य, और इन्हें दास बनाया, और दास बनाकर उनसे खुद की सेवा कराई। ये था अनार्यों की कहानी। अब आगे देखें, यहाँ से तो हमने बात की कि थोड़ी सी हम पीपीटी देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द से ही आशय निकाला जाता है आर्य का।
आर्य को हमने बताया कि इनका जो आवास था ये कहाँ से आए थे, तो आपको हमने बताया था मैक्स मुलर साहब मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, जबकि उत्तरी ध्रुव से आए थे ऐसा मानना हमारे नेशनल मूवमेंट में योगदान देने वाले बाल गंगाधर तिलक का था। इन्होंने एक किताब लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि ये सप्त संधव प्रदेश से आए थे। एक महत्वपूर्ण विदेशी लेखक हैं प्रोफेसर पेंका, जिनका मानना था कि ये जर्मनी से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने माना कि ये तिब्बत से आए थे और गार्डन चाइल्ड ने माना कि दक्षिणी रूस के क्षेत्र से फैले थे। अगर दक्षिणी रूस के क्षेत्र की एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी प्रचलित है, जिसे आपको हम समझाने की अगर कोशिश करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इनका मानना था कि टोटल आर्य 7 भागों में बटे। कहाँ से? दक्षिणी रूस से, यानी किस क्षेत्र से? साइबेरिया वाले क्षेत्र से। जी हाँ दोस्तों, आपको ठीक याद आ रहा है कि इसी क्षेत्र में बैकाल लेक है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। सही आपको याद आ रहा है। यहाँ से लीना नदी निकलती है। एकदम सही आप पकड़ रहे हैं और एकदम सही आप चल रहे हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ मर्ज करते हुए हमें अच्छा लगा। आप देखिए, तो यहाँ से अगर आपको ये चीज़ें याद आ रही तो हमने बताया कि टोटल 7 शाखाएं निकली थी। एक शाखा यहाँ से निकलकर स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में जाती है, दूसरी यहाँ से फ्रांस जाती है, तीसरी जर्मनी जाती है और 5वीं शाखा इटली जाती है। 6वीं शाखा यहाँ से निकलकर आपके इराक और ईरान में जाती है और 7वीं शाखा इनका मानना है कि भारत आती है। ये 7 शाखाओं में उनका मानना था कि आर्यन वहाँ से निकले। पहली शाखा हमने बताया कि कहाँ, स्कैंडिनेवियाई कंट्री यानी स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में गई, फिर ये फ्रांस गए, जर्मनी गई, इटली गई और उसके बाद आपके 6ठे रूप में ये इराक वाले क्षेत्र में आए और उसके बाद जो 7वीं ब्रांच आई वो भारत आई। ऐसा मानना है कि इनका गार्डन चाइल्ड का, कि वो मानते हैं कि ये कहाँ से आई है? दक्षिणी रूस से। यानी आपको ये दक्षिणी रूस ना लिखकर बल्कि साइबेरिया क्षेत्र भी लिख सकता है, साइबेरिया से आए, ऐसा मानना है गार्डन चाइल्ड का। तो ये आर्य कहाँ से आए ये बात आपको स्पष्ट हो गई। एक बार फिर से आप जिनको महत्वपूर्ण है उनको आप एक बार नाम जान लें, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जानना है मैक्स मुलर का, आपको जानना है बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और आपको जानना है सप्त संधव प्रदेश अविनाश चंद्र, प्रोफेसर पेंका जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत और गार्डन चाइल्ड कहाँ से? दक्षिणी रूस से। इनकी किताब का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये किताब आपको याद होनी चाहिए। किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हों तो दोस्तों यहाँ से अगली पीपीटी पे चलें, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि वैदिक काल जो था उसे हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन कौन से? पहला हमने बताया कि एक ऋग्वैदिक काल है और दूसरा काल की हमने चर्चा की, वो आपको हमने बताई कौन सा? उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल की हमने आपसे टाइम ड्यूरेक्शन डिस्कस किया कि ये 1500 से लेके 1000 BC तक था। दूसरी काल की हमने बात की उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि यह 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। 600 BC के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से बुद्ध काल, बुद्धागयन धर्मों का विकास जो था वो वाला काल स्टार्ट होता है, जिसे 600 BC का काल कहते हैं, या धर्मों के उदय का काल कहते हैं, या महाजनपद का उदय के काल कहते हैं, जिसमें मगध महाजनपदों के रूप में सबसे बड़ा जनपद होकर उदय होगा उसका। तो ये इसके बाद का काल आगे मिलेगा, लेकिन इन 2 कालों की हम चर्चा यहाँ पे आपसे कर रहे हैं। हमने बात की कि यहाँ पे जो सामाजिक जीवन की बात की कौन से? ऋग्वैदिक काल की। तो हमने कहा कि यहाँ बड़ व्यवस्था तो था, लेकिन अपने रूढ़वादी रूप में नहीं था, कार्य के आधार पर विभाजन, कार्य के विभाजन के आधार पे था, न कि जात के आधार पे। यानी 4 वर्ण तो थे। कौन कौन से 4 वर्ण थे? हमने आपको बताया कि एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण पहले थे सबसे ऊंचे, उसके बाद आपके क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद कौन थे? शूद्र। एक चीज़ और इनकी ये कल्पना की गई है कि ये मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अगर मुख से उत्पत्ति हुई है तो ब्राह्मण है, मनुष्य की बाँह से उत्पत्ति हुई है तो ये क्षत्रिय हैं, और मनुष्य के जांघ से यानी ब्राह्मण के देवता से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो वैश्य हैं, और जिनकी पैर से उत्पत्ति हुई है वो शूद्र। वो कौन है? वो है शूद्र। इसीलिए शूद्र को ये माना गया कि ये पैर जैसे मनुष्य में होता है कि पैर को लोग छूते नहीं हैं,
पैर को, अपने पैर को कहा मानते हैं कि वो सब ऊपर के हिस्से की सेवा करने के लिए है। ऐसे ही ये माना गया कि जो शूद्र हैं ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करने के लिए हैं, और क्षत्रिय और शूद्र ये ब्राह्मण की सेवा करेंगे। यानी जो ऊपर के क्रम में जितनी जातियां हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनकी हम नीचे वाली उनकी सेवा करेंगे। ऐसा मान्यता आगे जाकर प्रगाढ़ होता चला जाएगा। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, और यहाँ पर आडंबर बढ़ते चले जाएंगे। यहीं पे हमने आपसे चर्चा की कि ये जो काल था ये कैसा था? पितृसत्तात्मक काल था। इसके पहले जो काल था वो मात्र सत्तात्मक था, हड़प्पा वाला काल। यहाँ पर विवाह प्रचलित था। कैसा? बाल विवाह नहीं था। जो विवाह प्रचलित थे 2 रूपों में, अनुलोम और प्रतिलोम। सती प्रथा इस काल में नहीं थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट में दे देता है कि इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। जी नहीं, सती प्रथा का कोई अवशेष नहीं मिलता इस काल में। दूसरी चीज़ अगर देखें तो स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कई विदुषी स्त्रियों का नाम मिलता है, जैसे आपको लोपमुद्रा, आपको मिलेंगी घोषा, आपको मिलेंगी सिक्ता, निवावरी, आपको मिलेंगी अपाला, आपको मिलेंगी विश्वारा, आपको मिलेंगी रोमेशा। ये सब आपकी स्त्रियाँ इसमें थी। जो स्त्रियाँ 2 रूपों में आप यहाँ के देखेंगे, एक तो राजनीतिक रूप से एक्टिव थी और दूसरी स्त्रियाँ मंत्रों और श्लोकों की रचना करने में बहुत ही आगे थी। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो हम आगे बात करें आपसे इस काल की अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो आइए हम इस मैप में चलते हैं। देखिए, ये जो काल था, ये जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था, चूँकि ये लोग बहुत ही अच्छे व्यापारी हुआ करते थे। कौन है? ये हैं हड़प्पावासी। ये है हड़प्पावासी और है आर्यन। जो हड़प्पावासी हुआ करते थे ये बहुत ही बड़े व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन जो आर्य आए, इस समय जो आर्य आए, इनका जो व्यवसाय था ये निर्वाह अर्थव्यवस्था किया करते थे। निर्वाह अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि जनजातीय स्वरूप। जनजाति का अर्थ है कि गए अपने जिस भी फसल को उगाएं वहाँ पे फसल को काटा, उस खेत को जला दिया, फिर आगे गए। यानी ये आप एक प्रचलित कृषि अभी भी आप जानते हैं जिसे झूम कृषि कहते हैं, कुछ उस तरह की कृषि करते थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। पशुपालन था मुख्य व्यवसाय। यानी आपने देखा हड़प्पावासी में मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। लेकिन आर्यन ऋग्वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि हड़प्पावासी के बाद ये आक्रमण करके ये तुरंत स्थापित हुए। अगर तुरंत स्थापित होते तो एकाएक इतनी पिछड़ी अर्थव्यवस्था इनकी कैसे हो जाती? जो भी कुछ हो, ये विवाद का विषय है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ और आपको महत्वपूर्ण जाननी है वो क्या है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि इनमें जो धार्मिक अंतर था। धर्म की बात करें तो इसमें एक धार्मिक देवता आते हैं धर्म में, इनका नाम है इंद्र। जबकि इस काल में देवता शिवा हुआ करते थे, आद्र शिवा जिन्हें कहा गया। यानी इस रूप में आप देखेंगे कि जो आर्य थे ये किसकी पूजा करते थे? अच्छा, इनमें पशुओं में श्रेष्ठ कौन था? यहाँ पे पशुओं में श्रेष्ठ गाय हुआ करती थी। और यहाँ पे पशुओं में श्रेष्ठ क्या था? यहाँ पे पशुओं में श्रेष्ठ बैल हुआ करते थे। आप देखेंगे हड़प्पावासी बैल को श्रेष्ठ मानते हैं, पूजा करते हैं, जबकि गाय को श्रेष्ठ मानने के लिए ऋग्वैदिक काल जाना जाता है। यहाँ पे इस समय आप एक चीज़ और आपको देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो धार्मिक देवता हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर इंद्र हावी हैं। इसके बाद अगर अभी हम जब चर्चा करेंगे आपसे ऋग्वेद की, तो वहाँ पर आपको हम एक सीक्वेंस बताएंगे कि जिसमें इंद्र के बाद अग्नि देवता है, उसके बाद आप पाएंगे वरुण देवता। इनके लिए कुल 250 सूक्ति आए हैं, श्लोक आए हैं। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आपसे धार्मिक जीवन के बारे में। इनका जीवन कैसा था? इनका धार्मिक जीवन कैसा था? ये धर्म को कर्मकांड के आधार पर देखते थे। हालांकि इनका कर्मकांडी जीवन वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते आते और भी घना हो गया और भी गड़ा हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो राजनीतिक जीवन कैसी थी? राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले आप जान लें, यहाँ पे जो समाज था वो कैसा था? समाज में एक कुल हुआ करता था। कुल का अर्थ है यहाँ परिवार से है। ऐसे आप देखिए इसको कि समाज में ये है, यहाँ पे सबसे पहले ये है कुल। कुल का अर्थ है परिवार। कई छोटे छोटे कुल हुआ करते थे।
यानी परिवार हुआ करते थे। इन परिवार से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता था उसे ग्राम कहते थे। जैसे आज भी ग्राम होता है, परिवार से मिलकर गांव बनता है। उसके बाद इन छोटे छोटे कई गांवों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता था उसका नाम था विश्व। क्या नाम था? विश्व। और आप देखेंगे कुल के स्तर पे जो लीड करता था उसे घर का मुखिया कहते थे, लीडर कहते थे। लेकिन जो ग्राम के स्तर पे जो लीड करता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे विस्पति। ग्राम के स्तर पे जो करता था उसे ग्रामणी कहते थे, और जो विश्व के स्तर पे करता था उसे विस्पति कहते थे। इतनी चीजें स्पष्ट हैं। उसके बाद कई विश्व को मिलाकर एक जन बनता था। जैसे आप जन को जनपद से समझ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे परिवार से देखें, और इसे गांव से देखें, इसे ब्लॉक से देखें और इसे जिला से देखें, तो शायद आपको चीज़ें क्लियर हो। लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। यहाँ पे ये कुल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन। तो जन का जो मुखिया होता था उसे राजन के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे अगर हम चर्चा कर दें तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा इन चारों में जिसकी चर्चा की गई है वो शब्द है राजन। उसके बाद विस्पति की चर्चा की गई है। राजन की चर्चा 275 बार हुई है और विस्पति की चर्चा 170 बार आई है। तो ये थी, आपने देखा कि यहाँ पे राजनीतिक जीवन कैसा था। अगर यहाँ पे देखा जाए कुछ स्पेशल जो नाम थे, यहाँ पे एक चीज सभा और समितियाँ हुआ करती थी। सभा और समितियाँ यहाँ पे राजनीतिक रूप से एक्टिव थी, जिन्हें आप देखेंगे तो इन्हें प्रजापति की पुत्रियां की संज्ञा दी गई है। सभा और समिति को ये बताया गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, एक सभा है और एक समिति है। और आप देखेंगे तो जो प्रजापति हैं इन्हें पृथ्वी का देवता माना गया है, यहाँ पर। अगर देखें तो ऋग्वेद में जो चर्चा आई है, हमने जैसा कि बताया कि इंद्र की चर्चा देवताओं में सबसे ज़्यादा है, और जो एक स्ट्रक्चर हमने बताया कुल, ग्राम, विश्व और जन में जन की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। ओवरऑल अगर इंद्र और जन में चर्चा देखा जाए तो जन की चर्चा 275 बार है और इंद्र की चर्चा 250 बार है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हों तो यहाँ से हम आगे चलें। तो आइए अब यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो आपको हम बात करेंगे कुछ यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में। जो जितनी पीपीटी हमने देखी उसे हम पहले एक बार देख लेते हैं। ये था, हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। हल को, एक नया टर्म आपको मिलेगा, हल को यहाँ पे लांगल के नाम से जाना जाता है, और जौ को यौ के नाम से जाना जाता था। ये कृषि में जौ को उगाते थे। धार्मिक जीवन की हमने बात की कि यहाँ पे देवताओं को श्रेष्ठ माना गया है। कौन से देवता? इंद्र को यहाँ पे पुरंदर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे वरुण को सृष्टिकर्ता के नाम से जाना गया है, और राजा को एक स्पेशल नाम यहाँ मिलता है जिसे जनस्वगोपा के नाम से चर्चा की गई है। हमने बताया कि यहाँ की जो राजनीतिक चर्चा थी, राजनीतिक जीवन था, एक कबीले में रहा करते थे। कबीले को जन कहा करते थे। इसका जो मुखिया होता था उसे राजा या राजन के नाम से जाना जाता था। बलि का मतलब होता है स्वैच्छिक दान। बलि का यहाँ पे स्वैच्छिक दान का नियम था कि आप बलि जो चाहे वो दे। यहाँ पे अनिवार्य बलि नहीं थी, लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल आएगा वहाँ पर बलि को अनिवार्य कर दिया गया है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर था वो 4 भागों में बटा था। पहला भाग था कुल हुआ करता था जो परिवार से मिलता है। उसके बाद ग्राम के स्तर पे जिसे ग्रामणी यहाँ का मुखिया हुआ करता था। उसके बाद विश्व, जिसमें विस्पति हुआ करता था मुखिया। उसके बाद जन होता था जिसका मुखिया राजन हुआ करता था। ये स्ट्रक्चर था मित्रों। इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे चलें तो आपसे एक पीपीटी की और यहाँ पे बात कर लें। यहाँ की कुछ नदियों के नाम हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे किस नाम से जानी जाती हैं। तो आपको हमने जैसा कि बताया कि ये हड़प्पा वाले स्थल पे आए हैं, तो हड़प्पा की नदियाँ ही जो महत्वपूर्ण थी वही नदियों को यहाँ पे भिन्न भिन्न नाम से जाना जाएगा। एक चीज़ और, ये जो सभ्यता जो आर्य थे ये किस क्षेत्रों में फैले थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के भी 3 क्षेत्रों में फैले हुए थे। आप देखेंगे कि हड़प्पा स्थल भी इन्हीं 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था।
सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अफगानिस्तान की नदियों की बात करेंगे। अफगानिस्तान में आपको मुख्यतः 4 नदियाँ मिलेंगी। कौन कौन सी? पहली नदी आपको मिलेगी कुर्रम। कुर्रम कुर्रम नदी जो किस नाम से जानी जाती थी? इसे कुंभू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुंभू। जबकि एक नदी वर्तमान में है जिसे हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी नाम से? स्वात। स्वात नदी को सुवातू नाम से जाना जाता था उसमें। और एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है काबुल। काबुल को तब कुंभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुंभा के नाम से जाना जाता था। और एक महत्वपूर्ण नदी सबसे जिससे लेकर आप बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं वो है गोमल। गोमल नदी को तब गोमती के नाम से जाना जाता था। और आज की जो गोमती उत्तर प्रदेश में बहती है, ये गोमती वह गोमती नहीं है, इस गोमती से अलग है। यह है अफगानिस्तान की गोमती। भारत में अगर नदियों की बात करें कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ थीं जिन्हें हमें जानना महत्वपूर्ण है और उनके नाम के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, तो आइए सबसे पहले हम जिस नदी की बात करेंगे वो है आपकी चिनाब, नहीं झेलम से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर झेलम है। झेलम को यहाँ पे बितफ्ता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बितफ्ता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आप देखेंगे बितफ्ता के बाद जो नदी है वो है रावी। रावी को परसुड़ी के नाम से जाना जाता था। परसुड़ी। और यहाँ पे देखेंगे ये परसुड़ी नदी के किनारे ही आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि परसुड़ी नदी के किनारे ही दसराग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? यहीं पे बात कर देते हैं क्योंकि इसके पहले हमें चर्चा कर देनी थी। दसराग युद्ध। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था जिसमें 2 कबीलों ने मुख्य रूप से युद्ध, जिसमें एक तरफ 5-5 कबीले आए थे और जिसमें 5 राजाओं का जो एक हेड हुआ करता था वो थे आर्य और दूसरे का अनार्य लोग थे हेड। और इसमें एक कबीला था, एक जन था जिसे भरत जन के नाम से जाना जाता था। भरत जन। और दूसरे जो कबीले का हेड था उसे भेद के नाम से जानते थे। उसे भेद के नाम से जानते थे, यानी भेद इनका राजा हुआ था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। फाइनली भरत नाम का कबीला जीता और उसी के नाम से हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम आज भारत पड़ा है। ये दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? हमने आपसे इसी की चर्चा की थी। वो हुआ था किस नदी के किनारे? वो हुआ था परसुड़ी। परसुड़ी ये नदी थी और इस नदी का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है रावी। इसी के लिए हमने आपसे इस नदी की बात की थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे आपसे ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी को तब बिपाशा के नाम से जाना जाता था। बिपाशा के नाम से जानते थे। और देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी आपकी जो पंजाब के क्षेत्र की है जिसे चिनाब के नाम से जानते हैं। चिनाब को उस समय अस्किनी के नाम से जानते थे। किस नाम से? अस्किनी के नाम से जाना जाता था। और अगर एक महत्वपूर्ण नदी और बात करें तो जो सतलुज, जो घग्गर इस समय यहाँ फैली हुई है, उसे सतलुज के नाम से जानते थे। जो सतलुज थी उसे सतुद्री के नाम से जाना जाता था। सतुद्री। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने बताया, जो घग्गर नदी यहाँ पे है, घग्गर नदी है उसे एक महत्वपूर्ण नाम है जिसे मैं लिख रहा हूँ, दृष्टदती के नाम से जाना जाता था और इसका ही बिगड़ा रूप सरस्वती था। अगर चीज़ और महत्वपूर्ण देखें तो ये आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, सबसे प्रमुख। और इसी नदी में हमने बताया था कि हड़प्पा कालीन भी सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं और ये आर्यों की भी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो झेलम को हमने बताया कि बितफ्ता, एक महत्वपूर्ण नदी और छूट रही है जिसका नाम है गंडक। गंडक को ये किस नाम से जानते थे? गंडक को एक महत्वपूर्ण नाम है इनका, सदा नीरा के नाम से जानते थे। किस नाम से? सदा नीरा के नाम से। तो दोस्तों इतनी डिटेल थी आज के इस वीडियो में। आइए इनकी पीपीटी देखते हैं। देखिए हमने बताया कि ऋग्वैदिक नदियों में सबसे प्रमुख जो अफगानिस्तान की नदियाँ थीं उनमें कुर्रम को कुंभू के नाम से, स्वात को सुवास्तु, काबुल को कुंभा, गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता था। इन चारों को आप याद रखें। उसके बाद जो प्रमुख नदी आई भारत में रावी को परसुड़ी के नाम से, ब्यास को बिपाशा के नाम से। हमने बताया कि जो रावी नदी थी इसी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध था।
उसके बाद आप देखेंगे घग्गर को दिसदती के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा कालीन में से सरस्वती की नदी के नाम, जो सरस्वती थी उसे के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अस्किनी के नाम से, सतलज को सतुद्री के नाम से, गंडक को सदानीजा और झेलम को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। सिंधु का उल्लेख भी यहाँ पर भरपूर मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम अपने इस वीडियो में यहीं पे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और जहां तक हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फैलाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।